हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई का पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है? पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडाई। जब हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, L टू R, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक रेडाई डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी हॉरिजॉन्टल रोज में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करती है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस के टुवर्ड आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और न्यूक्लियस के टुवर्ड जब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या होंगे उसके? डिक्रीज करेंगे। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज टुवर्ड राइट साइड। जैसे आप लिथियम ले लीजिए, बेरिलियम ले लीजिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो लिथियम से बेरिलियम का रेडियस स्मॉल होता है, बेरिलियम से बोरॉन का स्मॉल होगा, बोरॉन से कार्बन का स्मॉल होगा, कार्बन से नाइट्रोजन का स्मॉल होगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का स्मॉल होगा और ऑक्सीजन से फ्लोरीन का स्मॉल होगा। ये सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट, ये सभी क्या है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट। और इनका रेडियस इस तरह से डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ बढ़ रहा है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और सबके इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। इसका इलेक्ट्रॉन है 2s1 में और इसका इलेक्ट्रॉन है 2s2। इसके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मतलब 2s में इसका भी इलेक्ट्रॉन है और इसके इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में है, मतलब सेकंड शेल में ही है। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में है, इनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में है, इनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में ही है और इनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में ही है। तो सबके अंतिम इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, लेकिन प्रोटॉन का नंबर लेफ्ट राइट जाने पर बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो सेकंड सेल के लिए जो अट्रैक्शन है, प्रोटॉन के नंबर बढ़ने के कारण अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा उसका? डिक्रीज करता चला जाएगा। इसी तरह की बात जब ग्रुप में देखते हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम, डाउन इन द ग्रुप, डाउन इन द ग्रुप जाते हैं, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। इनके एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। क्यों इंक्रीज करता है? रीजन है इसका बिकॉज शेल नंबर इंक्रीज। जब शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो टॉप टू बॉटम शेल नंबर इंक्रीज करने के कारण रेडियस इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 1 में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1 और सीजियम का 6s1। तो सबके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फिफ्थ सेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिक्स सेल में है। तो शेल नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? शेल नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा।
तो ग्रुप के लिए बताना है शेल नंबर बढ़ता है इसलिए रेडियस बढ़ता है, और पीरियड के लिए बताना है लेफ्ट राइट जाने पर रेडियस क्यों घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ फेवरेबल होते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के टुवर्ड पुल बढ़ेगा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का, और इसलिए उसकी रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर इन द पीरियड डिक्रीज करता है। अब एटॉमिक रेडियस ग्रुप नंबर 13 में आप आ जाइए। यहां पर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। बोरॉन से एल्युमिनियम के रेडियस लार्जर होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम की रेडियस स्लाइटली स्मॉल हो जाता है। फिर रेडियस बढ़ता है, बट जितना बोरॉन से एल्युमिनियम का बढ़ता है उतना गैलियम से इंडियम का नहीं बढ़ता है, और जितना बोरॉन से एल्युमिनियम का रेडियस बढ़ता है उतना इंडियम से थैलियम का रेडियस नहीं बढ़ता है। और जब हम लोग बोरॉन से एल्युमिनियम की तरफ जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, लेकिन जब एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं तो रेडियस स्लाइटली डिक्रीज क्यों कर जाता है? व्हाई रेडियस स्लाइटली डिक्रीज इन केस ऑफ गैलियम? तो बोरॉन से लार्जर रेडियस एल्युमिनियम का होता है क्योंकि शेल नंबर बढ़ता है, लेकिन एल्युमिनियम से स्लाइटली स्मॉल रेडियस गैलियम का होता है। गैलियम के स्लाइटली स्मॉल रेडियस होता है, और गैलियम के बाद आपको इंडियम का रेडियस बढ़ता है, बट जितना बढ़ना चाहिए, जिस रेशियो में बोरॉन से एल्युमिनियम का बढ़ता है उस रेशियो में अब इंडियम का नहीं बढ़ता है, और उस रेशियो में थैलियम का भी रेडियस नहीं बढ़ता है। तो ये ट्रेंड्स होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बोरॉन से लार्जर रेडियस गैलियम का होता है, और गैलियम से लार्जर रेडियस एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम से लार्जर इंडियम का होगा, और इससे लार्जर थैलियम का होता है। तो शेल नंबर के बढ़ने से रेडियस तो बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे ये आप समझ चुके हैं। बट जब क्वेश्चन ये आ जाए कि एल्युमिनियम से गैलियम का रेडियस क्यों स्लाइटली स्मॉल हो गया, तो आप बताएंगे कि गैलियम में डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और डी ऑर्बिटल का जो स्क्रीन होता है वो पुअर होता है। डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन गया तो उसका स्क्रीन पुअर बन गया, तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो जब आउटर सेल 4s के इलेक्ट्रॉन या 4p के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन केस ऑफ गैलियम ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन, तो उस कारण से रेडियस क्या होगा गैलियम का स्लाइटली स्मॉलर हो जाएगा देन एल्युमिनियम। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये क्लियर हो जाता है। जब आप बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p1। एल्युमिनियम का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ कोई बीच में डी वाले ऑर्बिटल नहीं आ रहे हैं बोरॉन से एल्युमिनियम के बीच में। गैलियम में जब जाते हैं तो डी में इलेक्ट्रॉन जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, उसके बाद है 4s2 4p1। ये देखिए अब यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन चला गया, और जब डी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो डी के स्क्रीन पुअर बनने के कारण इस आउटर सेल के एस और पी के इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, और इसी कारण से गैलियम के रेडियस क्या होते हैं स्लाइटली स्मॉलर देन एल्युमिनियम। तो आपको यहाँ पर डी ऑर्बिटल का बताना है कि इसके पुअर स्क्रीन बनते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर बनता है, और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण इसके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है 4s और 4p के जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के टुवर्ड ज्यादा पुल्ड हो जाता है, इसलिए रेडियस एल्युमिनियम के कंपेरिजन में स्लाइटली इसके डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जब इंडियम थैलियम में जाते हैं तो यहाँ डी के साथ साथ थैलियम के केस में एफ में भी इलेक्ट्रॉन जाता है, एफ का भी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण जितने रेडियस उसके बढ़ने चाहिए उस रेशियो में रेडियस नहीं बढ़ता है। रेडियस जितना बोरॉन से एल्युमिनियम की तरफ बढ़ जाता है उतना इंडियम से थैलियम की तरफ जाने पर नहीं बढ़ता है, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होते हैं, और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियस के टुवर्ड जो खिंचाव है, जो पुल है, वो बढ़ जाता है, और इसके कारण रेडियस जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता है। तो ये है आपका पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई के बाद हम लोग आएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी में।
आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं इसको, और इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी यह वह मिनिमम एनर्जी है जिस मिनिमम एनर्जी के द्वारा हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। किसी एटम के गैसियस स्टेट में जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी कि मिनिमम एनर्जी के स्टेट में जब एटम होता है, उस समय उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देने के लिए, रिमूव कर देने के लिए जितने मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस मिनिमम एनर्जी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, या उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एटम्स को आयोनाइज करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो जितना मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, हम लोग उस पोटेंशियल डिफरेंस को, उस पोटेंशियल को आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इस मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, और इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम लोग किस में मेजर करते हैं? इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसका यूनिट होता है किलो जूल। ये 1 मोल के लिए मेजर किए जाते हैं। हम लोग किलो जूल पर मोल लिखेंगे या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल लिखेंगे। 1 मोल एटम के इलेक्ट्रॉन को 1 मोल गैसियस एटम के ग्राउंड स्टेट से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, पुअरली अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन को या मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देने के लिए मिनिमम कितने एनर्जी की जरूरत है? दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब किसी गैसेस एटम, मान लो ये गैसेस एटम है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत होगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत होगी, अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो बन जाएगा M+ यूनिट पॉजिटिव चार्ज गैसेस आयन। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद। अब जब इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अब जो एनर्जी की जरूरत होगी वह पहले वाले इलेक्ट्रॉन की लूज करने की एनर्जी से ज्यादा होगी, यानी कि IP2 ये कहलाएगा। यूनि पॉजिटिव चार्ज गैसेस आयन से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत होगी उस एनर्जी को हम लोग IP2 बोलते हैं या आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बोलते हैं। और अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत होगी वह आयोनाइजेशन एनर्जी 3 कहलाएगा। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जितना होता है उससे आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ज्यादा होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड इससे भी ज्यादा होता है, और ये बढ़ता चला जाता है। जितना एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा। प्रत्येक 1 इलेक्ट्रॉन की लॉस के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते हैं, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते हैं तो न्यूक्लियस के टुवर्ड जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और इसलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। तो फर्स्ट IP या फर्स्ट IE से ज्यादा सेकंड IP या सेकंड IE होता है, और सेकंड IP से ज्यादा या सेकंड IE से ज्यादा थर्ड IP होता है। इसको थर्ड IP भी बोलते हैं, थर्ड IE भी बोलते हैं,
और इसी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कहते हैं। इंथैल्पी वह टर्म है जो एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। जब एनर्जी चेंज का हम लोग स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम लोग इसको इंथैल्पी बोलते हैं। तो हम लोग इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, या इसको आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी को हम लोग इंथैल्पी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आई फॉर आयनाइजेशन, डेल्टा का मतलब एनर्जी चेंज या इंथैल्पी चेंज। ये फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है, और फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी से ज्यादा होगा सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, और इससे ज्यादा होगा थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड सो। तो किसी भी गैसेस एटम्स या किसी भी गैसेस आयन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी लगाना पड़ता है। तो जहां भी एनर्जी ऐड होगा उसका इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा, और इसलिए आपको आयनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। जहां कहीं भी एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम से यदि एनर्जी रिलीज हो रहा है सराउंडिंग की तरफ, तो हम लोग उसके लिए इंथैल्पी चेंज नेगेटिव लेते हैं। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये याद रखेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी से ज्यादा सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, और सेकंड से ज्यादा थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू होता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को या आयनाइजेशन इंथैल्पी को आपको ये इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसमें एक फैक्टर है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। किसी भी एटम का साइज जब लार्जर होगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के टुवर्ड कम हो जाएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के टुवर्ड लेस अट्रैक्टेड होंगे या लेस स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, तो हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब कम एनर्जी में ही उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो जिस एटम का साइज लार्जर होता है उसके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं, लोअर होते हैं। इस एटम के साइज जितने छोटे होंगे उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि एटम जब छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होगा और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होगा, ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेगा। तो स्मॉलर एटम के आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होते हैं और लार्जर एटम के आयनाइजेशन एनर्जी कम होते हैं। तो आपको जब हम लोग जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे आप देखो लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, इसके नीचे क्या है, पोटेशियम, उसके नीचे क्या है, रेडियम, इसके नीचे क्या है, सीजियम। तो जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ने का कारण है सेल नंबर का बढ़ना, अभी पर है। और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, उसका डिक्रीज करता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होते हैं यह याद रखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज के होते हैं या एटॉमिक रेडियस के होते हैं। स्मॉलर एटम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा और सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी इसमें सबसे कम होगा। टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो रेडियस बढ़ता है एटम का, और जब रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको बताया था जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा के इक्वल होता है। सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाते हैं और जेड को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जेड माइनस सिग्मा को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। जितने न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं उस न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट राइट जाने पर बढ़ता है। किसी भी पीरियड में इन पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा पीरियड के तरफ जाने पर, लेफ्ट राइट पीरियड में जाने पर, हम लोग लेफ्ट से राइट के पीरियड में जाते हैं हॉरिजॉन्टल रोज में पीरियोडिक टेबल में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस के टुवर्ड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है,
और जितना ज्यादा न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण आईपी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो लेफ्ट राइट जाते हैं तो आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं या आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं, ये क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट राइट बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे, तो साथ साथ इनके आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी क्या होता है, इट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो लेफ्ट राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ेगा। तीसरे जो फैक्टर हैं वो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते हैं, जिसका ज्यादा स्टेबल होगा, कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं, कुछ एलिमेंट के लेस स्टेबल होते हैं। तो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ज्यादा आईपी लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा। और जो लेस स्टेबल है, और यदि इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो जब हम लोग किसी पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बदलता है। तो कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मोर स्टेबल मिलते हैं, कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेस स्टेबल मिलता है। तो जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल होता है उसका आईपी बढ़ जाता है, और जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेस स्टेबल होते हैं उसके आईपी क्या होते हैं, कम होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, अब जैसे आप देखो कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो कार्बन का कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, और नाइट्रोजन का लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह से 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन के लिए है, और कार्बन के लिए 1s2 2s2 2p2 है। तो कार्बन का आप पी सबशेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन के पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये देखो नाइट्रोजन के पी सबशेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का पी सबशेल कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, जबकि कार्बन का पी सबशेल कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है। ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कंप्लीटली हाफ फिल्ड सबशेल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो जो मोर स्टेबल है उसका आईपी क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो ये कार्बन की तरह लेस स्टेबल हो जाएगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसकी तरह लेस स्टेबल हो जाएगा। तो लेस स्टेबल होने के लिए कोई एटम ज्यादा एनर्जी का डिमांड करेगा, और मोर स्टेबल होने के लिए कोई एटम कम एनर्जी का डिमांड करता है। अब कार्बन के बाद नाइट्रोजन में गए तो नाइट्रोजन का आईपी एक्सपेक्टेड जितना आईपी है कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ बढ़ने पर होना चाहिए उससे भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन बहुत स्टेबल है। लेकिन नाइट्रोजन से जब ऑक्सीजन में जाते हैं तो ऑक्सीजन का फर्स्ट आईपी नाइट्रोजन के फर्स्ट आईपी से ज्यादा होना चाहिए ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का फर्स्ट आईपी का वैल्यू कम होता है, और एक्चुअल में भी कम होता है। ऑक्सीजन के फर्स्ट आईपी कम होते हैं, नाइट्रोजन के फर्स्ट आईपी ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां मिलेगा 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 में देखिए आपको यहां पर 1 2 3 और 4। अब नाइट्रोजन की तरह ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। नाइट्रोजन कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके तरह ये स्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन इज लेस स्टेबल देन नाइट्रोजन। तो इसके तरह स्टेबल होने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में लॉस करता है, और कम एनर्जी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो इसके तरह स्टेबल हो जाएगा। और इसलिए ऑक्सीजन का फर्स्ट आईपी नाइट्रोजन के कंपेरिजन में लोअर होता है। तो याद रखना है कि ऑक्सीजन का फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो आपको ऑक्सीजन का कम होता है और नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। तो कार्बन से तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता ही होता है,
नाइट्रोजन का आईपी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में भी ज्यादा होता है, और ये हम लोग फर्स्ट आईपी की बात कर रहे हैं। तो कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन का होगा और ऑक्सीजन से भी ज्यादा नाइट्रोजन का होगा। तो ये हम लोग जो बात किए हैं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात किए हैं, आईपी फर्स्ट या आईई फर्स्ट की बात किए हैं, जिसको आप इंथैल्पी चेंज या आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट बोलते हैं। डेल्टा IH1 फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या IP1 फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से भी ज्यादा होता है। रीजन है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो नाइट्रोजन की तरह स्टेबल हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन की तरह स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये कम एनर्जी में ही लॉस कर देता है, जबकि कार्बन से नाइट्रोजन का आईपी ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा होता भी है, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं जितना ज्यादा होना चाहिए उससे कहीं और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसलिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करना नहीं चाहता है, और उस इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद ये लेस स्टेबल होगा। जब लेस स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस का जो डिमांड है, इलेक्ट्रॉन लॉस के लिए जो एनर्जी का डिमांड है, वह एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक रेडियस कैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और नोट करेंगे, और वह पॉइंट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल का मतलब होता है कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के टुवर्ड ज्यादा क्लोज है। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के टुवर्ड मोर क्लोजर होगा उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के टुवर्ड ज्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं, मतलब एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होते हैं, ज्यादा समीप होता है। पी ऑर्बिटल उससे फार होता है। तो एस से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा कठिन है, उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, और पी फार है न्यूक्लियस से, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होता है। यानी कि पी से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आईपी का वैल्यू कम होगा। तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर होते हैं, ज्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं, पी लेस पेनिट्रेटेड होते हैं, डी उससे कम और एफ सबसे कम। तो एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगता है, पी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कम एनर्जी लगता है। इसका एग्जांपल हम लोग बेरिलियम और बोरोन में देख सकते हैं। बेरिलियम और बोरोन, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1:2:2 मिलेगा, जबकि बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2 2p1 होता है। तो इसके 2p से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगा, और यहाँ 2s से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। जब मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में है जो सबसे लूजली हेल्ड है, और यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में है जो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से। तो इस इलेक्ट्रॉन का आईपी ज्यादा होगा, इस इलेक्ट्रॉन का आईपी कम होगा। तो आईपी फर्स्ट मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने का एनर्जी याद रखना है, बोरोन का लेस होता है और बेरिलियम का ज्यादा होता है। तो इस तरह से आप बोरोन का आईपी फर्स्ट क्यों कम होता है और बेरिलियम का आईपी फर्स्ट क्यों ज्यादा होता है ये बता सकते हैं बाय पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर पे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। यदि हम लोग ग्राफ के रूप में देखें तो ग्राफ के रूप में आयनाइजेशन इंथैल्पी जिसको डेल्टा IH बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात हम लोग कर रहे हैं, और इसे हम लोग किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं। वाई एक्सिस में हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी लिखते हैं और एक्स एक्सिस में एटॉमिक नंबर लेते हैं, एटॉमिक नंबर। और जब हम लोग एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट इसको प्लॉट करते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी को, तो लिथियम का जितना आईपी होता है उससे बेरिलियम के आईपी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। लिथियम के आईपी से बेरिलियम के आईपी ज्यादा होता है, और बेरिलियम के आईपी से बोरोन का आईपी क्या होता है, थोड़ा घट जाता है, क्योंकि बोरोन में अभी अभी आपको बताया गया कि इसके पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं,
और पी और वाइटल के इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होता है इन कंपेरिजन टू बेरिलियम, जहां 2s के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के टुवर्ड ज्यादा पेनिट्रेटेड होता है, तो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का होता है, बट बेरिलियम से बोरॉन का क्या होता है, कम हो जाता है, और बोरॉन से कार्बन का ज्यादा होता है, और कार्बन से नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। लेकिन नाइट्रोजन से आपको इसके बाद ऑक्सीजन आते हैं, जिसका आईपी क्या होता है, घट जाता है। ऑक्सीजन का आईपी स्लाइटली क्या होता है, नाइट्रोजन के कंपेरिजन में फर्स्ट आईपी का वैल्यू घट जाता है। और उसके बाद फ्लोरीन आते हैं, और फ्लोरीन से भी ज्यादा किसका होता है, नियन का होता है। तो ये आपको ट्रेंड्स दिखता है, इस तरह का ट्रेंड्स ग्राफ में शो होता है। हम लोग ये एलिमेंट जो यहाँ पर शो किए हैं, सबसे लोअर एटॉमिक नंबर का है, और ये लिथियम है, इसके बगल में ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, और ये आपको ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन के बाद ये फ्लोरीन हो गया, और ये क्या हो गया, नियन हो गया। नियन के बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियन के होने के कारण नियन का आईपी सबसे ज्यादा होता है सेकंड पीरियड में। तो ये सभी सेकंड पीरियड का एलिमेंट, इसमें जितना भी एलिमेंट है सब क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट। तो आज हम लोग टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको बार बार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।